हाँ जी, a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Once again, welcome you all to lecture number 5 of the mains answer writing series अभ्यास। पिछले 4 लेक्चर्स में अपने बहुत सारी बातें समझी कि कैसे अपने मेंस के आंसर्स को बेहतर बनाना है, कौन से पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कीवर्ड्स को कैसे समझाना है, केस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिफरेंस के क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं। उसी सीरीज में now today we will be discussing few more questions related to criminal law paper, but इसके बाद we will be switching to civil laws also in the upcoming times, but आज के सेशन में हम criminal law के ही टॉपिक्स करेंगे जैसे हम कल पहले तक करते आ रहे थे। तो let's begin without any delay the 5th lecture of the अभ्यास मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। बाकी 4 लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, not a problem. But yes, before we begin, it is important to inform you that Study IQ Judiciary is coming up with their 12th foundation batch, जो कि स्टार्ट हो रहा है 23rd of December से। ठीक है, आपको पता है मेरा कोड DSP, ये कोड यूज करने से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब आपका कोर्स पड़ जाएगा मात्र 25,000 रुपए का, जो वैसे 40,000 का आपको वेबसाइट पे दिखाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत बताना इसके बारे में भी, दैट द एजेंडा और द एफर्ट ऑफ दिस a coaching institute is to provide you affordable education and the best quality content that is available in the market। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट और राइट नोट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स। अक्सर जब आप 125 में मेंटेनेंस पढ़ते हैं तो आप मेंटेनेंस को जनरली 2 पॉइंट्स पे देखते हो, एक तो वाइफ को मिलने वाले मेंटेनेंस और एक गर्ल चाइल्ड को मिलने वाले मेंटेनेंस को। बट आपको ये जान के अचंभा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेंटेनेंस का जब क्वेश्चन आता है मेंस में तो वो पेरेंट को दिए जाने वाले मेंटेनेंस पे ज्यादा बेस्ड होता है। उसके अपने अपने लॉजिक है, एक तो उसमें आपके पास लिखने को भी काफ़ी कुछ है, जनरली स्टूडेंट्स उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, और सोशल ऑब्लिगेशन में मतलब सोशल इम्पैक्ट को देखते हुए ये माना जाता है कि पेरेंट्स से रिलेटेड मेंटेनेंस भी सबको पता होना चाहिए। तो उस नज़रिए से ये जो पेरेंट्स का मेंटेनेंस वाला कंसेप्ट है अंडर 125, देखो मेंटेनेंस हमारे पर्सनल लॉज में भी दिया जाता है, लेकिन पर्सनल लॉस के अलावा सीआरपीसी का 125 जो है वो एक स्विफ्ट रेमेडी है जो कि आपको फटाफट से मेंटेनेंस दिलाने में मदद करती है। तो आइए इस आंसर को देखते हैं कि इसको किस तरीके से और क्या क्या पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने जरूरी है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 125 में पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं वो तो आप बता ही दोगे। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि पेरेंट्स कहाँ डिफाइंड है, मेंटेनेंस कहाँ डिफाइंड है, और उसके बाद अगर देखो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लिखा है शॉर्ट नोट ऑन मेंटेनेंस टू द पेरेंट्स। तो जब आप अरे ये अपने आप आगे चल रहा है, तुम लोग बता भी नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है 125 की कि 125 क्यों लाया गया, और जो एक सोशल ऑब्लिगेशंस हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर, उनको कंसोलिडेट करने के लिए 125 लाया गया। हम अपने लॉस को देखते हैं, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया था या सीआरपीसी को भी आप देखें तो ये जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अनुसार लॉज बनते हैं। तो सोसाइटी की ये एक्सपेक्टेशन है कि जब भी डिपेंडेंट लोगों की बात की जाती है तो अगर वो दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर सेल्फ, तो यहाँ पे हमने मेंटेनेंस का प्रोविजन बनाया। ठीक है, तो इस आंसर में क्या क्या मेंशन करना है आपको वो अपन देखते हैं, बट ये एक अच्छा आंसर है। मतलब जनरली लोगों को समझ नहीं आता इस आंसर में क्या लिखेंगे, सिर्फ 125 के बारे में कुछ चीजें लिख के क्या आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बट जवाब है नहीं। आइए देखते हैं अपन इस आंसर में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Section 125 CRPC is a mean to provide speedy, inexpensive and effective remedy against the person who refuses or neglects their duty to maintain the person dependent on them। पर्सनल लॉज में भी होता है, तो सबसे पहले आपको बताना है 125 कैसे डिफरेंट है। तो 125 एक स्पीडी रेमेडी है, एक इफेक्टिव रेमेडी है, एक लेस कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है। क्या क्या 3 वर्ड्स बोले? स्पीडी, इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव। तो पहले तो सबसे पहला चीज तो है कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि 125 की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब हम हिंदू लॉ में देखते हैं या मुस्लिम लॉ में देखते हैं, बाकी पर्सनल लॉज में भी देखते हैं, तो वहां पे भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो 125 एक सेकुलर लॉ है जो हर एक इंसान पे लागू होगा, इररिस्पेक्टिव उनका पर्सनल लॉ कुछ भी है। एंड यहां पे जो रेमेडी है ये भी दी जा सकती है, वहां पे रेमेडी है वो भी दी जा सकती है।
जनरली जब अमाउंट को डिस्कस करते हैं तो अगर 125 में कोई मेंटेनेंस दे दिया गया है ऑलरेडी तो उसके हिसाब से कॉस्ट को कट करके पर्सनल लॉज में मेंटेनेंस दिया जा सकता है, बट 125 इज अ सेकुलर, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, क्रिमिनल लॉ का उसको टच दिया गया ताकि लोग कंप्लायंस को माने। The section discharges a social function in order to achieve and maintain societal balance। ठीक है, ये हमारी सोशल वैल्यूज हैं जो उनको अचीव करने के लिए बनाया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको हमेशा लिखना है, मतलब मेंटेनेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज लिखनी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि भले ये क्वेश्चन सीआरपीसी का है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स 125 पर डिपेंडेंट है, लेकिन जब तक आपने मेंटेनेंस वर्ड को नहीं समझाया तब तक आप इस आंसर को नहीं समझा सकते। ये ओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, तो सबसे पहले आपको समझाना है मेंटेनेंस को। अगर हम देखते हैं तो मेंटेनेंस अंडर द लॉ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ डिपेंडेंट पर्सन सच एज वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट सो दैट दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स फाइनेंशियली। ये मेंटेनेंस की डेफिनेशन है। It is also defined under section 2 clause B of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007। अब कहने को तो 125 का सवाल है, सीधा 125 लिख दो, मिलना चाहिए, देना चाहिए, खत्म हो गई बात। नहीं दोगे तो फाइन लग जाएगा, जेल में डाल दिया जाओगे, ये सब कर दिया जाएगा, ये सब लिख सकते हो। बट अगर आप मेंटेनेंस को समझा रहे हो और पेरेंट्स के कंटेक्स्ट में मेंटेनेंस को समझा रहे हो तो आपको 2 clause B ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 मेंशन करना जरूरी है इफ यू वांट टू मेक योर आंसर बेटर। क्या कहता है? एज अ टर्म दैट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो ये बताते कि जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस, ये बात सही है कि ये अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ मनी किस चीज के लिए है? तो मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, ये यहां पे लिखा हुआ है कि भाई फूडिंग हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, रेजिडेंस हो सकता है, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जब ये सारे कीवर्ड्स आप मेंशन करोगे तभी आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं, अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स को मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी का प्रोविजन क्या कहता है। तो 125 क्लॉज 1 क्लॉज डी, सब क्लॉज डी। अब यहां पे फिर वही बात आ जाती है, सर 125 तो याद रहता है, क्लॉज 1 भी चलो याद रहता है, लेकिन डी में पेरेंट्स है, ये बात भी आपको लिखनी है। अगर आपको नहीं आता है या आपको कंफ्यूजन है कि भाई सी है या डी है तो फिर सिर्फ 125 लिखना, उसमें आगे मत लिखना। अगर आप सिर्फ 125 लिखते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है कि अगर आपको इनके क्लॉजेस जो हैं वो पता होने चाहिए। आई जस्ट कांट हेल्प इट इन दैट। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125(1)(d), अ मदर or a father who is unable to support themselves is entitled to claim maintenance under this section from their children। पेरेंट की बात है, मदर फादर दो एंटाइटल्ड है, लेकिन यहां पे बहुत सारी और चीजें आती हैं। जब आप पेरेंट की बात कर रहे हो, 125 सीआरपीसी की बात कर रहे हो, तो आपको समझाना है कि पेरेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा और पेरेंट की डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आएगा। जैसे हम स्टेप मदर की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेप मदर जनरली पेरेंट की डेफिनेशन में नहीं आती है, लेकिन अगर उनका कोई चाइल्ड नहीं है तो उनके पास भी राइट है कि वो जिससे शादी हुई है उसके बेटे से भी, बेटा या बेटी से, दोनों से ही मांग सकते हैं मेंटेनेंस। तो ये बात आपको मेंशन करनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। Although the word use his is used, it applies to both male and female children of the parent। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट बता दिया, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, और कौन देगा? बच्चा, मतलब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Indian society casts a duty on the children to maintain their parent and their social obligation applies equally to a daughter। ये बात अलग से मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 20 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, द वर्ड फादर इंक्लूड्स अडॉप्टिव फादर, सो अडॉप्टिव फादर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। ये बात भी आपको समझना है। उसके बाद इवन एडॉप्टिव मदर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। बाबन वर्सेस पार्वती बाई, पार्वती लिखा हुआ है, पार्वती बाई। ठीक है, तो कहने का मतलब इस केस में ये कहा गया था, ये केस नहीं भी याद है तो भी कंसेप्ट तो आपको मेंशन करना ही है। हाउएवर मदर डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर, रामबाई वर्सेस दिनेश। ये इंपॉर्टेंट केस है कि मदर की डेफिनेशन में जनरली स्टेप मदर नहीं आता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम देखेंगे कि वहां पे जो स्टेप मदर होती है वो भी एंटाइटल्ड होती है।
ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी बिफोर यू जंप ऑन टू 125 में क्या लिखा हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट इन कीर्तिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात हेल्ड दैट अ चाइल्डलेस स्टेप मदर may claim maintenance from her stepson provided she is the widow of her husband or if living is incapable of supporting or maintaining herself। तो भाई स्टेप मदर के केस में लॉ क्लियर है। पहले लॉ जनरली बोलता था कि मदर की डेफिनेशन में स्टेप मदर नहीं आती है, लेकिन ये जो जजमेंट आया है आपका कीर्तिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, उसने इस बात को समझाया है कि अगर स्टेप मदर का खुद का कोई चाइल्ड नहीं है प्लस शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, इन दैट केस शी कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर स्टेप चाइल्ड प्रोवाइडेड उसने रीमैरिज ना की हो। अगर जिंदा है तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर हस्बैंड मर भी गया है और स्टेप मदर ने दूसरी शादी ना की हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी फादर की वो विडो हो, तभी जो बच्चा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात आपको लिखनी जरूरी है। फादर, मदर, स्टेप मदर के बारे में, एडॉप्टिव फादर, एडॉप्टिव मदर के बारे में मेंशन करना जरूरी है। पेरेंट की डेफिनेशन में ये सभी लोग आते हैं। बेसिस ऑफ द क्लेम फॉर मेंटेनेंस, देखो ये जनरल प्रिंसिपल है, सारे मेंटेनेंस के केस में यही 3 प्रिंसिपल लगते हैं कि आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, निग्लेक्ट कर रहे हो और रिफ्यूजल टू मेंटेन है, क्लेमेंट मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपके पास खुद के रिसोर्सेज हैं टू मेंटेन, सामने वाले के पास नहीं है और आप रिफ्यूज कर रहे हो। ये 3 एसेंशियल्स होते हैं। मेंटेनेंस चाहे बच्चों को देना हो, चाहे वाइफ को देना हो, चाहे पेरेंट्स को देना हो, दीज 3 एसेंशियल्स रिमेन द सेम फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग मेंटेनेंस। ठीक है, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट, तो देखो सिंपल समझ गया है अपन ने। सबसे पहले 125 की लॉजिक समझा दिया कि क्या है सोसाइटल आपकी ड्यूटी है जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। बेसिकली उनका भी आर्टिकल 21, पेरेंट्स का भी 21 है वैसे तो, बट हर जगह 21 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रेच्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। इंट्रोडक्शन उतना चलेगा, उसके बाद मेंटेनेंस की डेफिनेशन सबसे जरूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मेंटेनेंस टू पेरेंट्स, तो मेंटेनेंस को समझाओगे, पेरेंट को समझाओगे, पेरेंट को समझाने में फादर, मदर, स्टेप मदर सारे पॉइंट समझाओगे। उसके बाद आपके बताओगे कि ग्राउंड्स क्या होते हैं या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिसमें मेंटेनेंस दिया जाता है। देन यू विल मूव ऑन टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस। अगर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया है, उसके बाद भी सामने वाला उसको निग्लेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है, देन व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। So section 125 clause 3 provides 2 modes of execution for maintenance. First, issuing a warrant for levying fine, sentence such person to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until the payment if sooner made. तो सिंपल सी बात है, जब मेंटेनेंस की बात हो रही है तो मेंटेनेंस के प्रिंसिपल हो गए। तो अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर आया तो उसके एग्जीक्यूशन अगर नहीं कर रहे हो तो जो 2 रेमेडीज हैं आपके पास, ये वारंट कर सकते हो, फाइन लगाया जा सकता है, या फिर सामने वाले को 1 महीने तक की सजा दी जा सकती है, या फिर वो पेमेंट कर दे, विचएवर इज सूनर, वहां पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच वारंट शैल बी इशूड अनलेस द एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अमाउंट बिकेम ड्यू। तो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है। देखो कई बार ऐसा होता है लॉ में, अपन देखते हैं लिमिटेशन पीरियड जनरली भी है, सीआरपीसी में अपना लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है ऑफेंसेस का, उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट अपनी बात करता है लिमिटेशन की, बट बहुत सारे प्रोविजंस में अपना अलग लिमिटेशन पीरियड दिया होता है। खासकर सीआरपीसी वगैरह में जब हम बात करेंगे तो वहां पे अगर लिमिटेशन पीरियड किसी भी प्रोविजन में अलग से दिया हुआ है तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको लिमिटेशन पीरियड हमेशा मेंशन करना है। जो जनरल लॉज हैं या जनरल ऑफेंसेस या जनरल क्या नाम है आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है वहां पे लिमिटेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में लिमिटेशन दी हुई है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस लिमिटेशन को मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको रेमेडीज मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट में लिखने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के जनरली क्वेश्चंस अपन देखते हैं कि आदमी सिर्फ 125 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में पेरेंट्स हैं और उसके बाद इन्फोर्समेंट है, प्रिंसिपल्स है, बट ये जो मेंटेनेंस की डेफिनेशन है, पेरेंट की डेफिनेशन है, कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन नहीं इंक्लूड होगा, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड इफ यू वांट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब डिपेंडिंग ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, आइडियली देखा जाए तो
4 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? कंपाउंडेबल कौन है? 320 में जो दिए हैं वो कंपाउंडेबल है। क्लॉज 1 में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्लॉज 2 में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सिंपल सी बात है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यहां पे सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है कि इट विल रिजल्ट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, अक्विटल होगा, डिस्चार्ज होगा, ये सारी चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल पूछ रहा है। अब अगर लॉजिकल चीज पे जाएं तो बस सिर्फ इतना सा है, कंपाउंडेबल के लिए 320 बताता है कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, वही ये भी बताता है कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो कंपाउंडेबल नहीं है, वो नॉन कंपाउंडेबल है। तो हालांकि देखा जाए तो ये 2 लाइन का आंसर है, इससे ज्यादा आंसर ही नहीं है जो पूछा जा रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कभी कभी 4 नंबर के आएंगे, कभी 6 नंबर के आएंगे, कभी 8 नंबर के आएंगे। तो इसमें जरूरी हो जाएगा आपको चीजों को शांति से समझाना। अब कंपाउंडेबिलिटी क्या है? कंपाउंडेबिलिटी का मतलब है कि जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो अपने चार्जेस को विड्रॉ करता है फॉर अ लेसर पनिशमेंट या कोई भी क्या नाम है कॉम्पनसेशन और बाकी सारी चीजों को देखते हुए, और कोर्ट उस चीज को डिसाइड कर लेता है। जनरली हम देखें तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस प्राइवेट पर्सन को इफेक्ट करते हुए होते हैं, जैसे डिफेमेशन वगैरह, और जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल को डिफरेंशिएट करने की, तो आपके जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, और उनको देखते हैं हम कि भाई वहां पे आपने कंपाउंडेबिलिटी अलाउ नहीं करी है। तो एक बार देखें, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, जब हम सीपीसी को पढ़ते हैं तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज दिया हुआ है, सीआरबीसी को पढ़ते हैं तो कंपाउंडेबल दिया हुआ है। कंपाउंड मतलब लूजली भाषा में कि यहां पे हमारी क्या है, कॉम्प्रोमाइज ही है, सरल भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेनेंट कैन एग्री टू टेक बैक द चार्जेस लिवाइड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, whereas in non-compoundable offense are more serious in which the parties cannot compromise. Definitely मर्डर हुआ है, बाकी सारी चीजें हुई हैं, ग्रेव ऑफेंसेस हैं, तो आपके पास कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं होता है। ये बात आप सबको पता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 8 या 10 नंबर का, तो आप क्या लिख सकते हो? सवाल ये है। तो इसमें हमेशा आप थोड़ा बहुत से ये लिख सकते हो कि जब हम देखते हैं तो ऑफेंसेस के नेचर के हिसाब से जिस तरह से हमने पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया है, कोर्ट्स को प्रिस्क्राइब किया है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और द नेचर ऑफ द ऑफेंस, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं तो सॉरी उसी तरह से हम कंपाउंडेबिलिटी और नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ द ऑफेंस को भी डिसाइड करते हैं। तो यहां पे ये कहा जा सकता है कि हमारा वो जो डिटरेंट वो थ्योरी है ना, रिफॉर्मेटिव वाली, जो अपन ने शायद कल की क्लास में भी डिस्कस की थी, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहां पे भी लग सकती है। और यहां पे बेसिक आपको चीज याद रखना है कि जनरली क्राइम जो होता है वो सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट होता है, बट कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द इंजरी तो उनकी प्राइवेट पर्सन के ही ऊपर है और शायद वो सोसाइटी के लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन ही है, बेसिक स्लिम लाइन डिफरेंस है, बहुत कैटेगोरिकल डिफरेंस नहीं है कि चीजों को समझ सको, बट यही बात है जो इसमें आती। तो एक बार देखते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोस ऑफेंसेस वेयर द कंप्लेनेंट, दैट मींस द पर्सन हु हैज फाइल्ड द कंप्लेंट, दैट इज द विक्टिम, enters into a compromise and agrees to have the charges dropped against the accused. However, such a compromise should be a bona fide and not for any consideration to which the complainant is not entitled. देखो यहां पे हम देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है, इसका लॉजिक मैं एक और आपको बताता हूं, कहीं आपको जरूरत लगे तो आप लिखना, कि जब कोई एक विक्टिम है तो अक्यूज जो कन्विक्ट हो जाता है व्यक्ति, उसको सजा मिल जाती है, ये बात ठीक है और सजा मिलनी भी चाहिए, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ का वो यही है। लेकिन उसमें ये देखता है लॉ कि शायद जो विक्टिम है उसको इस बात का सेटिस्फैक्शन तो है डेफिनेटली कि जिसने ऑफेंस किया था दैट पर्सन इज बिहाइंड द बार्स और उसको सजा मिल रही है जो लॉ के द्वारा डिसाइड हुई, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस विक्टिम को क्या मिल रहा है, उसके रिहैबिलिटेशन का क्या, डेफिनेटली सरकार की तरफ से पैसा दिलाया जा सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कई वो जो पैसा दिया जाता है, वो जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो बहुत कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम क्या रिहैबिलिटेशन या उसको एक सरल तरीके से जीवन जीना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू पनिशिंग द पर्सन। उसको तो पनिश सोसाइटल नॉर्म्स पे भी हो रहा है
और थोड़ा बहुत सजा भी काट लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच भी हमें रखनी पड़ेगी। ये सब आप थ्योरीज में पढ़ते हो जब आप क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज पढ़ते हो, बट ये भी एक लॉजिक है जिसको आप कहीं पे यूज कर सकते हो इफ यू वांट। सेक्शन 320 CRPC looks at the compounding of the offense. Compoundable offenses are less serious criminal offenses and are two different types mentioned in the table, जो 1 है और 2 है। 1 में कोर्ट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डेफेमेशन हुआ, क्रिमिनल ट्रेसपस हुआ, ये सारी चीजें। सेकेंड क्लॉज क्या होता है? कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड। देयर आर ऑफेंसेस कंपाउंडिंग ऑफ विच रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच, असॉल्ट, वुमेन विद आउटरीचिंग द मोडेस्टी एक्सेट्रा। Application of compounding the offense shall be made before the same court before which the trial is proceeding. तो ये एक दो एडिशनल पॉइंट्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है। आइडियल सिचुएशन में तो आपने अगर दोनों का इंट्रोडक्टरी बारे में बात लिख दिया है और सीधे सीधे आप डिफरेंस पे आ गए हो तो भी आपका काम चल जाएगा, बट अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप हमेशा फिक्स इन कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंसेस शैल बी मेड बिफोर द सेम कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज प्रोसीडिंग। Once an offense has been compounded, it shall have the same effect if the accused has been acquitted of the charges. ठीक है, अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो दीज आर द ऑफेंसेस विच कैन नॉट बी कंपाउंडेड। मतलब नॉन कंपाउंडेबल कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधा है, जो कंपाउंड नहीं हो सकता वो नॉन कंपाउंडेबल है। दे कैन ओनली बी क्वैश्ड, यहाँ पे क्वैशिंग का प्रावधान होता है, ये भी आपको मेंशन करना है। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज सो ग्रेव एंड क्रिमिनल दैट द अक्यूज्ड कैन नॉट बी, बाकी सारी चीजें। Here in these types of cases generally it is the state or the police who has filed the case and hence the question of complainant entering into a compromise does not arise. देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर FIR हुई है और स्टेट प्रोसिक्यूशन है तभी ये नॉन कंपाउंडेबल होगा, या अगर कंप्लेंट केस है तभी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि अगर कंप्लेंट केस है तो उसमें कंपाउंडिंग पॉसिबल होती है, जबकि एक FIR केस में रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं किसी भी ऑफेंस के कंपाउंडिंग के। ऑल्सो दोज ऑफेंसेस विच आर नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट अंडर सेक्शन 320 CRPC आर नॉन कंपाउंडेबल। अंडर अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अ प्राइवेट पार्टी एज वेल एज द सोसाइटी आर इफेक्टेड बाय सच ऑफेंस। वही बात है, उसको आप जानते हो। इन अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नो कॉम्प्रोमाइज इज अलाउड। ये बात भी आपको मेंशन करनी है कि अगर कोर्ट चाहता भी है तो भी वो नहीं कर सकता। 320 में लिखा हुआ है कि जो लिस्ट है वही है, अगर इसके बाद भी कोर्ट चाहता है कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज करके किसी चीज को कंपाउंड करना चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन जो क्या नाम है इनहेरेंट पावर्स हैं उनको भी यूज करके ये काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कोर्ट के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये भी बात आप लिख सकते हो। उसके बाद इवन द कोर्ट डज नॉट हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू कंपाउंड सच ऑफेंसेस, अ फुल ट्रायल इज हेल्ड व्हिच एंड्स विद एक्विटल और कन्विक्शन बेस्ड ऑन क्या नाम है एविडेंसेस। अच्छा, अब इन दोनों में आपको जो है एग्जाम्पल्स लिखने जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस की लिस्ट है और ये जो पूरी कहानी है, इसमें ये जरूरी है कि जब भी आप कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल पढ़ते हो आप हमेशा ये पढ़ लेते हो कि लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 है, क्योंकि आपको लगता है कभी ये पूछा ही नहीं जाता है। जनरली MCQs में भी नहीं पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन सा नहीं कंपाउंडेबल है। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 4-5 ऑफेंसेस पढ़ लो, क्लॉज 1 के, क्लॉज 2 के, और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनकी भी एक लिस्ट बना लो, ताकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में तो आप इलस्ट्रेशंस लिख सको कि जैसे ये केसेस हैं। तो इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सर इसमें और क्या लिख देते हैं, लेकिन कोई ना कोई लिख के आ रहा होगा। तो कोई ना कोई क्या लिख के आ रहा होगा, यही सब चीजें लिख के आ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो कंटेंट मिलेगा। अब क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? देखो डिफरेंस कुछ खास है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन है भाई कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल है नहीं तो नॉन कंपाउंडेबल है, लिस्ट दिया हुआ है, कोई मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है या कोई डेफिनेशन नहीं है तो नहीं है, बट फिर भी बनाने तो पड़ेंगे डिफरेंस क्योंकि पूछे गए। तो नेचर ऑफ द क्राइम, इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। द नेचर in the compoundable offense, the nature of the offense is not so serious, while in non-compoundable offenses, the nature of the offense is serious. बिल्कुल बच्चों वाली बात। Withdrawal of charges. In compoundable offenses, charges made against the accused can be withdrawn, while in non-compoundable, the charges against the accused cannot be withdrawn. वही बच्चों वाली बातें ही लिखनी पड़ेंगी, क्या करोगे, पूछा गया है अभी तो। Affected parties. In compoundable offense, its impact
is only to a private person, यही बेसिस है इसका. While in the non-compoundable offense it affects both the private party as well as the society. कोई दिक्कत की बात नहीं. In compoundable offenses, settlement can be done either with the permission of the court or without the permission of the court. While in non-compoundable offenses, the offenses cannot be compoundable. It can only be quashed. तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि उसमें तुम विदाउट परमिशन या परमिशन के कंपाउंड कर सकते हो, इसमें कंपाउंड नहीं कर सकते, यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. बस इतना ही सा बात है. Filing of the case in compoundable offenses case are generally filed by a private person, यानी कि generally it is a complaint case, but while in non-compoundable offenses cases are filed by the state. ठीक है, तो ये कुछ ऑफेंसेस थे जो अपन इसमें लिख सकते हैं. तो द आइडिया ऑफ दीज टू क्वेश्चंस वर कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको लगता है कि सर ज्यादा कुछ नहीं है लिखने को, तो आप क्या लिखोगे एंड हाउ विल यू अप्रोच टुवर्ड्स दीज क्वेश्चंस. तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. देखो वही बात है ना कि आपको ये सब दिमाग लगाना है. अब पॉइंट ये है कि अगर आप पेपर में जाके क्वेश्चन देख के तब ये चीज़ों का दिमाग लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने चीज़ें पहले से याद ही नहीं करी. तो इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों के टेक अवे से अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन करो. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो समझेंगे इस बात को कि अगर अभी उनसे पूछ दिया जाए कि 6 ऑफेंस बता दो 321 में जो कंपाउंडेबल है और 320 क्लॉज 2 में जो क्या नाम है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो आपको नहीं ध्यान आएगा. और वहीं पे अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा और आपने इलस्ट्रेशंस नहीं लिखे तो आपके लिए प्रॉब्लम है. ठीक है, पेरेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि कैसे मेंटेनेंस की डेफिनेशन उठानी है, पेरेंट्स की डेफिनेशन उठानी है, ये सारी चीज़ें. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो हर एक क्वेश्चन को उस तरह से टारगेट करो कि अगर मुझे पेरेंट्स का मेंटेनेंस लिखना है तो मुझे मेंटेनेंस के बारे में लिखना है, मुझे 2 क्लॉज बी देखना है, वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को. उसके बाद अपने को इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये डेफिनेशन का ये सेक्शन है, ये छोटा सा केस लॉ है. तो बाकी राम कहानी नहीं लिखनी है. अगर मेरे को इसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो मैं पूरी राम कहानी नहीं लिखूंगा. मैं सीधे लिखूंगा कि 2B में बताया गया है कि भाई फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, ये 5 चीज़ें ऐड हो जाती हैं. उसके अलावा मेंटेनेंस क्या होता है, मैंने लिखा मेंटेनेंस, सामने लिखा अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ डिपेंडेंट पर्सन सच एज वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट. ठीक, ये मेरा इस पेज का काम हो गया. उसके बाद पेरेंट पे आए तो 125(1)(d), उसमें आपने लिख दिया कि एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, सन एंड डॉटर बोथ हैव टू पे, ईदर कैन पे, मतलब बोथ हैव टू पे या ईदर हैव टू पे, वो लिख लिया आपने. उसके बाद आपने 3 क्लॉज 20 को लिख लिया छोटा सा. जनरल क्लॉज इज दैट फादर, ठीक है, फादर की डेफिनेशन लिख ली. उसके बाद स्टेप मदर के केस में रामबाई वर्सेस दिनेश वाला केस लिख लिया, छोटा सा. रामबाई वर्सेस स्टेप मदर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन, उसको ओवर रूल किया गया कीर्तिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, तो वो लिख लिया जहां पे वो कर सकती है. ठीक है, सिंपल. बेसिस सफिशिएंट मींस, निग्लेक्ट टू रिफ्यूज, और जो क्लेमेंट है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होने चाहिए. उसके बाद रेमेडीज है तो रेमेडीज 2 हैं खट खट करके. तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पेरेंट वाला क्वेश्चन है ये आप 10 लाइन में लिख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, और वो जो 10 लाइन होंगी वो आपको याद रहेंगी. और फिर चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 6 का है, चाहे 8 का है, आप उसको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से लिख सकते हो. बट अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे और वहां पे आएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना आएगा कि 125 है, 125 में दे सकते हैं, और जो है इसमें ये इन्फोर्समेंट है, तो वो आपको नंबर फेच नहीं करेगा. ठीक है, तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो मीन्स की, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते चलो. अगर आपकी क्लास में या नोट्स में या बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है तो भी अगर पास्ट ईयर में आया हुआ है तो आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने 2 मिनट और लूंगा बस, फिर वी विल एंड दिस सेशन. जैसे आपने CRPC पढ़ा, CPC पढ़ा, IPC पढ़ा, कोई भी लॉ पढ़ा आपने, और उसके बाद आपका काम ये है आपने मेंस के नोट्स बना लिया, आपकी तैयारी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट हो गई. तो उसके बाद क्वेश्चन ये है कि आप क्या करो, एक बार एक यूनिवर्सल की किताब आती है जिसमें सभी स्टेट के मेंस के क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि भाई CRPC के इतने क्वेश्चन इस स्टेट्स में पूछे गए. अब आप क्या करिए, उन मेंस के क्वेश्चंस को देखिए और उन मेंस के क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से कंसेप्ट पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. जैसे 125 में पेरेंट्स को दिए गए मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आप आइडेंटिफाई करिए उन क्वेश्चंस को कि भाई ये तो चलो मुझे आता है, इन्वेस्टिगेशन आ गया मेरे को, इंक्वायरी आ गया मेरे को, 167 लिख लेंगे, FIR पे लिख लेंगे, 172 लिख लेंगे, 190 लिख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता है.
लेकिन 125 में वाइफ से रिलेटेड मेंटेनेंस में आप सब कुछ लिख लोगे, लेकिन पेरेंट से मेंटेनेंस अगर आपको वहां पे क्वेश्चन दिखा तो आपको ये नहीं सोचना है ये एक ही बार पूछा गया या ये कम बार पूछा जाता है, इसको छोड़ दो, क्योंकि आपके पेपर में वही आ जाएगा और फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो जो मेंस की तैयारी के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि पहले तो आप एक बार अपनी तैयारी करो, अपने नोट्स वोट्स बनाओ, खत्म करो, उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस देखो, जाके देखो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, और उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना शुरू करो, तो आप अपना एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दोगे कि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, आप उसका आंसर दे सकते हो। So that is the way in which you should approach the exam, and that is the way in which you should approach your preparation. तो ये मैसेज मैं देना चाहता था। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप आई होप कि आपको लेक्चर भी समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब अभी कल सैटरडे है, फिर परसों संडे है, तो अभी एक दो दिन सैटरडे संडे शायद क्लास का ये क्लास नहीं होगी। अब मंडे से हम इसको रिज्यूम करेंगे। ये जो 5 सेशंस हैं इनको आप देखिए, इनसे आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। एक काम कर सकते हैं आप लोग, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसके बारे में आप लिखने की कोशिश करिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। देवाशीष पांडे जुडिशरी या देवाशीष पांडे ऑफिशियल या देवाशीष पांडे फॉर जुडिशरी, इस नाम से आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। 4000 मेंबर्स हैं। मेरी ऐसा कोट वोट पहने हुए फोटो है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर बाकी मिलते हैं, कुछ ना कुछ सेशंस लाता रहूँगा आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें। ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, बताइएगा कैसा लगा आपको या क्या इंप्रूवमेंट हम भी कर सकते हैं इस सेशन में, ताकि वी बोथ टुगेदर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर। Thank you so much everyone. It was really nice having all of you. Take care. Have a great day, great night, and chalo, Jai Hind. Bye bye. Take care everyone.